नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। हालिया दिनों में जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे चिंताएं एक बार फिर बढ़ रही हैं। तमाम सरकारों की ओर से एहतियात बरतने की अपील भी की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो कोरोना रिटर्न हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक है? लोगों को किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, तमाम सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे वो कोरोना से बच सके। इसी मुद्दे पर खास बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ हैं और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता रमेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर राहुल जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम कह रहे हैं कि कोरोना रिटर्न, सावधान हो जाइए। जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है। सी बात है कि कोरोना के केसेस बढ़ते हुए आएंगे, क्योंकि हर साल कोरोना आएगा, इसी प्रकार से बढ़ेगा। किसी ने भी ये नहीं कहा कभी कि कोरोना गायब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, कोरोना वायरस है वो आपके साथ ही रहेगा। हर उस मौसम में जहां पे आपकी इम्यूनिटी कम होती है या मौसम में बदलाव होता है, वो सीजनल फ्लू की तरह आता रहेगा। पैंडेमिक से आया, अब वो एंडेमिक बन गया, मतलब कुछ कुछ एरियाज में बढ़ता घटता रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि क्या मेरे को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। वैक्सीन, नेजल वैक्सीन को छोड़ के कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो कोरोना के ट्रांसमिशन को रोकती हो। वैक्सीन आपको अस्पताल में भर्ती होने से रोकती है, बट कोरोना के ट्रांसमिशन को या कोरोना होने से नहीं रोकती। तो इसलिए बहुत ही सिंपल सवाल है, जब भी इस मौसम बदला है, आप देखिए दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार का बारिश हुई है, फसलें खराब हुई हैं। तो जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उसकी वजह से कोरोना के केसेस हैं। जैसे जैसे गर्मी आती जाएगी, ट्रांसमिशन कम होता जाएगा, अगले सीजन में फिर कोरोना आएगा। इसी प्रकार से कोरोना का साइकिल चलता रहेगा। पर हमें गौर किस बात पे करना है कि कौन सा जीनोमिक लेवल पे टेस्टिंग करके, जीनोमिक सर्विलेंस जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है रितेश जी कि कौन से प्रकार का कोरोना, जीनोमिक टेस्टिंग से पता लगाना जरूरी है कि कौन से प्रकार का है। क्या वो प्रकार इस प्रकार का खतरनाक है कि क्या वो हमारी वैक्सीन को मात दे सकता है? क्या वो हमारे को रीवैक्सीनेशन पे प्रेरित कर रहा है? इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए। अब इन बातों पे सरकार का ध्यान आकर्षण होना चाहिए, सो दैट हम डेटा वाइज ये डिसाइड कर पाए कि हम आगे आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रैटेजी या रणनीति क्या होनी चाहिए कोरोना को लेकर। यानी जीनोम की जांच होनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर राहुल जी इस बात को कह रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर अनीता जी। सवाल यह है कि जिस तरह से जो अभी केसेस बढ़ रहे हैं, क्या मौसम इसके पीछे वजह हो सकती है या फिर जो वेरिएंट अभी हाल ही में दर्ज किया गया है वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है? चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ स्पीड जरूर देखी गई है हाल के दिनों में। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, कर्नाटक समेत तमाम ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जहां पर केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए महाराष्ट्र, इवन इन तमिलनाडु, हमारा यहाँ पे भी हेल्थ मिनिस्टर काफी टीवी में एड्रेस कर रहा है, केसेस काफी बढ़ रहा है। नॉट ओनली फर्स्ट 2 टायर सिटी में भी, 3 टायर सिटीज में भी, सब जगह में बढ़ते रहते हैं। ओके, कोविड पॉजिटिव हमारा बहुत सारे पेशेंट्स अभी एडमिटेड है कोविड पॉजिटिव। कुछ पेशेंट H3N2 से भी पॉजिटिव है, एडमिटेड है। यस, क्या हुआ कि हम लोग सोचे कि कोविड अभी चले गए हैं, सब आदमी 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन के लिए, सो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है नेशन में कि वी आर प्रोटेक्टेड, बोथ इनेट इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी एंड हेट्रोजेनियस इम्यूनिटी। सो उसी हिसाब से कुछ नहीं होने वाले हैं। तो वी हैव लेफ्ट द गार्ड्स ऑफ। तो यस, मिंगलिंग शुरू हो गया, सोशल फंक्शन शुरू हो गया, दे डोंट वेयर मास्क, डिस्टेंस नहीं बिकते हैं। एंड अभी सीजन चेंज है, सर्दी से हम लोग गर्मी में जा रहे हैं, पर्टिकुलरली द स्प्रिंग टाइम। तो इसी समय वायरल इन्फेक्शन हर साल होते हैं, जैसे डॉक्टर राहुल बता चुके हैं। सो सर्ज होते हैं, सो उसी हिसाब से सर्जेस है। COVID, yes, COVID has not left us. COVID is still with us. Okay, so ऊपर नीचे होते रहेंगे। पहले पुराना वैक्सीन अभी वैलिड है वो बता नहीं सकेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेन्स का दोबारा जीनोमिक टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसके बाद पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस।
बट हमारा जो कोविड वैक्सीन इंडिया मैन्युफैक्चर है लगभग डेड इनएक्टिव वैक्सीन के ऊपर हुआ था, सो मोर और लेस सम स्ट्रेन्स के ऊपर काम करेगा। बट अभी तक उतना जरूरी नहीं है और उतना घबराने का की जरूरी नहीं है कि यस वी शुड नॉट पैनिक, बट वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन। मास्क चाहिए, एटलीस्ट इन तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट सब कोई मास्क पहनना है हॉस्पिटल में। ऐसे हम जब हॉस्पिटल जाते हैं आई एम स्टिल यूजिंग मास्क इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, बिकॉज कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है पता नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट का रूल्स आया है, एवरीबडी हैज टू वेयर मास्क इन द हॉस्पिटल। वो पेशेंट बताइए, सेक्रेटरी, हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, फ्रंट डेस्क सबको पढ़ना है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के बारे में यस मोस्ट ऑफ अस हैज फिनिश्ड द सेकंड डोज, विद द थर्ड डोज लेना है कि नहीं है उसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं आया है। वी डोंट नो व्हेदर कमिंग वायरस इज प्रोटेक्टेड बाय द सेम वैक्सीन, इसके बारे में पता नहीं है, उसलिए ज्यादा बता नहीं सकेंगे। बट यस कोविड रिस्ट्रिक्टेड प्रोटोकॉल्स को आना चाहिए, बिकॉज आप जैसे फिगर्स दिखा रहे हैं आपका टीवी स्क्रीन में, वो इट लुक्स लिटिल वरिंग, बट उतना पैनिक करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू आईसीयू, वो लोग वेंटिलेटर का जरूरत नहीं है। डॉक्टर अनीता जी, इसी से जुड़ा हुआ ही सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पैनिक करने की अभी जरूरत नहीं है, सवाल यह है कि जो फिलहाल जो केसेस दर्ज किए जा रहे हैं उसमें किस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और उनके उपचार को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर किस तरह की जो तैयारियां हैं, आप तमिलनाडु का जिक्र कर रही हैं, और क्या किस तरह से तैयारियां जो अभी दिखाई दे रही हैं आपको? ओके, देखिए जो केसेस है they come with high fever, एकदम बुखार, 7 दिन का तेज बुखार, खांसी, जबरदस्त खांसी और ड्राई कफ, उस कफ से कुछ बलगम नहीं निकलते हैं, और स्लाइट सोर थ्रोट, दर्द होता है बॉडी में। कुछ आदमी डायरिया लेकर आते हैं, बॉडी का कमजोरी, होल बॉडी पेन, ऐसे करके सिम्टम्स, मेनली अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम, नॉट लोअर रेस्पिरेटरी। उतना जैसे सांस फूलने वाला वैसा मरीज नहीं है। सो अपर रेस्पिरेटरी मीन्स गले तक खुसखुस, उसमें खांसी, वही सब लेकर आते हैं। कब कुछ पेशेंट भर्ती हो जाते हैं, पर्टिकुलरली दो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है, जैसे हमारा कैंसर का पेशेंट्स जो इलाज चल रहा है, ब्लड शुगर, डायबिटीज का पेशेंट, हाइपरटेंशन, किडनी ट्रांसप्लांट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसका लंग का ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनके लिए, और एल्डरली बुजुर्गों जो 65 इयर्स ऑफ एज, इनके लिए थोड़ा बहुत खतरनाक है, बिकॉज देयर बॉडी का इम्यूनिटी उतना सही ढंग से नहीं है तो वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए। सो दे फॉल सिक, दे गेट एडमिटेड, बट इसका अलग सा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। टेस्ट करना है, सिम्टोमेटिक सपोर्टिंग हम लोग सलाइन देते हैं, उसके साथ पैरासिटामोल देते हैं, एंटीवायरल जो है वो शुरू कर देते हैं, 75 मिलीग्राम बीडी फॉर 5 to 7 days, खांसी के लिए दवा देते हैं, बस ऐसा ही इसका ट्रीटमेंट है। इससे ज्यादा अभी तक हमारा ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा दवा का जरूरत नहीं हुआ। इस पे स्टेरॉइड नहीं लगते हैं, ब्लड थिनर का जरूरत नहीं होते हैं दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में, जस्ट एंटीवायरल से आदमी बुखार 7 दिन के अंदर उतर जाते हैं। खांसी कुछ आदमियों को खांसी कुछ आदमियों को 2 से 3 हफ्ता तक रहते हैं। जी बिल्कुल, काफी अहम जानकारी डॉक्टर अनीता जी ने शेयर की है कि ज्यादा भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो ट्रीटमेंट है वो पहले की तरह ही है और लोग परेशान ना हो, सबसे बड़ी बात यही है। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर, जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? डॉक्टर राहुल जी, आपने कहा कि कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, सीजनल की तरह है और लौटेगा समय समय पर, लेकिन सवाल यह है कि कौन सा वेरिएंट ज्यादा घातक साबित हो सकता है, यह किस बात पर निर्भर करता है? क्या लोगों की लापरवाही पर निर्भर कर सकता है या फिर इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है? देखिए, कोरोना वायरस किस प्रकार से काम करेगा वो उसके प्रारूप पे है जी। वो किस प्रकार से म्यूटेट होता है, उसकी स्पाइक प्रोटीन कैसे चेंज होती है,
उस प्रकार से कितना उसका विरुलेंस होगा, जिसे हम आर नॉट वैल्यू बोलते थे, कि वो कितने लोगों को फैला सकता है। जैसे डेल्टा था 8 या 10 थी उसकी वैल्यू, ओमिक्रॉन आया तो 26 पहुंच गई, कि मतलब एक बार में वो 26 लोगों तक फैला सकता था। वो उसके वायरस के प्रारूप पे डिपेंडेंट होता है, ना कि लोगों के बिहेवियर पे। तो जितने भी ज्यादा लोग मिलेंगे, हाँ, वायरस जितने दिन ज्यादा रहेगा, क्योंकि वायरस की प्रकृति क्या है, वायरस की प्रकृति है कि वो अपने होस्ट को ना मारे, क्योंकि होस्ट को मारने से वायरस भी खत्म होता है। वायरस को प्रोपेगेट करना है, इसका मतलब वो आपको, मुझे, अनीता जी को सिम्टम कराएगा और फैलता रहेगा, ताकि होस्ट ना मरे और वो भी जिंदा रहे। तो आप देखिए, इन्फ्लुएंजा देखिए, इस बार H3N2 जो हुआ, उसने 1968 में थाईलैंड में लास्ट एपिडेमिक करवाया था। पूरा का पूरा जो थाईलैंड एज अ कंट्री था, वो उससे अफेक्टेड हुआ था। उसके बाद 2002 में कराया, अब उसका 2023 में रिसर्जेंस हुआ H3N2 का। तो ये वायरसेस अपने प्रारूप से, जिसे हम शिफ्ट और ड्रिफ्ट कहते हैं, अपनी जीनोमिक स्टेबिलिटी के अनुसार विरुलेंस लाते हैं, और जिस प्रकार से हमारे शरीर की पद्धति है उनको रिएक्ट करने की, हमारी उतनी ही रहती है। हमारे पास अगर आज की तारीख में वायरस को मारने की शक्ति है, तो वो अगली जनरेशन में भी रहेगी, वो पास होती रहेगी, क्योंकि हमने उसको पहचान लिया है। जिस प्रकार से हमने डेल्टा में मात खाई थी, अब शायद ऐसा कभी मौका नहीं आएगा कि हम इस वायरस से उतनी ही सीवियरिटी देख पाए। तो थोड़े बदलाव जरूर होंगे, बट हमको चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस बहरूपिया है। वायरस का प्रारूप अपना बदलना उसकी प्रतिक्रिया है, उसका नियम है। तो हमको उसी के अनुसार वैक्सीन बनाना है। हमको शोध कहां चाहिए? शोध हमें चाहिए जीनोमिक सर्वेलेंस पे। जितने वायरस आ रहे हैं उसकी जीनोमिक सीक्वेंस होती रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, निरंतर रूप से हमारी वैक्सीन टेस्ट होती रहे कि क्या ये वैक्सीन इस नए वेरिएंट पे कामयाब है कि नहीं। क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट चीज समझिए वायरस के साथ। एक, वायरल इंफेक्शन ही ना हो, वो आइडियल है। दूसरा, वायरल इंफेक्शन हो पर वो अस्पताल में जाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा, अगर अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े तो वो मृत्यु का कारण ना पड़े। तो हम दूसरी और तीसरी नंबर पे तो विजय पा गए, बट पहले नंबर पे हमें विजय पाना अभी बचा है। तो हमें शोध और चाहिए, शोध और चाहिए। भार्गव जी, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और सवाल है। आपने ये भी कहा कि कोरोना जो वायरस है, जो वेरिएंट है, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने दिन वायरस रहेगा उतना ज्यादा लोगों को वो बीमार करता रहेगा। इसे किस तरह से कम किया जा सकता है? किस तरह से जल्द जो वायरस का जो वेरिएंट फैल रहा है उसे रोका जा सकता है? इसको लेकर किस तरह की तैयारियां आपको दिखाई देती हैं? और अभी क्या हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि जल्द से जल्द जो मौजूदा वक्त में वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसको रोक सकते हैं, या फिर अभी और आने वाले दिनों में इसमें तेजी दिखाई देगी? देखिए, 2 इंपॉर्टेंट चीज है। एक, नेजल वैक्सीन का यूसेज। जब मैं नेजल वैक्सीन का यूसेज करता हूं तो मैं अनीता जी को वायरस पहुंचा पाऊं एक ही प्रीमाइसेस में रह के, वो 60% कम हो जाए। तो पहली बात तो ये, नेजल वैक्सीन का प्रचलन हमारे को बढ़ाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने लगते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिम्टम्स करके, टेस्टिंग करके आपको अपने आप को आइसोलेट करना जरूरी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इसीलिए ये फैल सकता है क्लोज डोर मीटिंग्स में। इसका मतलब जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या कॉर्पोरेट जगहें हैं, या जहां पे क्लोज डोर में शादियों का सम्मेलन हो रहा है या लार्ज क्राउड इकट्ठा हो रहा है, वहां पे तेजी से फैल सकता है। तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, अपनी आदतों को कर्ब करना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वही 3 चीजें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और हाथ धोते रहिए। ये बिहेवियरल मॉडिफिकेशन अगर हम रखते हैं फरवरी मार्च में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो हम कई हद तक अपने केसेस को H3N1, ट्यूबरक्लोसिस और कोविड के केसेस को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। जी, काफी अहम पूरी बात है जो राहुल जी ने कही है। मैं अनीता जी आपके पास आना चाहूंगा। एक सवाल है, चूंकि आम नागरिक के नजरिए से हम अगर देखें जिस तरह से वायरस हाल के कुछ हफ्तों में बढ़ा है, जो अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं, खांसी से परेशान हैं, जुकाम से परेशान हैं, या फिर बुखार से पीड़ित लोग जितने भी अस्पताल में पहुंच रहे हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? उन लोगों में किस तरह की स्थिति अभी आप लोग देख पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब वायरस के केसेस बढ़ते हैं, कोरोना वायरस की अगर हम खास तौर पर बात करें, हाल में H3N2 के केसेस भी बढ़े थे, जब लोग पहुंचते हैं अस्पतालों में तो उनके अंदर आखिरकार किस तरह की स्थिति होती है? क्या वो खुद डरे होते हैं? क्योंकि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिस तरह से डॉक्टर राहुल जी ने भी कहा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, तमाम जो एहतियातें बरतनी चाहिए। मेरा सवाल यही कि लोगों का रिएक्शन क्या रहता है जब अस्पताल पहुंचते हैं इस तरह से पीड़ित होने के बाद?
देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल, एटलीस्ट 50 to 60% हमारा पॉपुलेशन एक बार उनको कोविड हो चुके हैं, सो दे आर अवेयर ऑफ इट। ओके, सो अंदर में डर भी है, पता नहीं है क्या होने वाले हैं। बहुत आदमी नेग्लेक्ट भी करते हैं, बहुत आदमी को डर से आते हैं, और कुछ आदमी आना नहीं चाहते हैं बिकॉज क्या होगा। बट अभी हॉस्पिटल्स आर गियर्ड अप, अलग सा एक रूम बना गया है इमरजेंसी में वो रिसीव करने के लिए, ऐसे करके सस्पेक्टेड वायरल इन्फेक्शन का पेशेंट्स, सो इमीडिएटली उन लोग को अटेंशन मिलता है, दे सेपरेट एंड आइसोलेट एंड केप, स्पेशल नर्सेस डेप्यूट किया गया है, टेस्टिंग के अरेंजमेंट कर गया है। सो अगेन बैरियर नर्सिंग, मेंटेनिंग डिस्टेंस, सब कुछ अभी प्रोटोकॉल में शुरू हो चुका है। अगर पेशेंट थोड़ा कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा है, एंड पर्टिकुलरली हाई रिस्क, जैसे हमने बताया आपको, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, उन लोग को तो चांस नहीं लेते हैं, वी एडमिट फॉर सपोर्टिव केयर, 4-5 दिन के लिए एडमिट कर लेते हैं। ये आदमी के अंदर बहुत एंजाइटी है, पता नहीं है क्या हो रहा है, डर भी है पहले इंसिडेंट्स में, जिसका कोविड नहीं हुआ तो दे आर ऑल्सो वेरी एंग्शियस एंड वरीड। यस, घबराहट तो है सबके अंदर। एज ए हेल्थ एक्सपर्ट आप उन लोगों को क्या कुछ राय देना चाहेंगी? चूंकि लोगों में डर होता है, ये हमने खुद महसूस किया है, किसी भी तरह की बीमारी उन्हें हो जाए, चाहे खांसी, बुखार, और उस वक्त जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। मैं राहुल जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक और सवाल अनीता जी आपसे ही है, उन लोगों को आप क्या कुछ राय देना चाहेंगी जो लोगों को, जो आम नागरिक हमारे इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं अभी? एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग अभी कोविड से बाहर नहीं आए, कोविड हमारे साथ है, हमको जिंदगी जीना है कोविड के साथ, कितना दिन पता नहीं है, बट वी हैव टू लिव अ लाइफ विद दिस हेल्दी लाइफ। यस, मास्क यूज करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, जहां पे बहुत सारे पॉपुलेशन इकट्ठा है अवॉइड करिए। यस, हॉस्पिटल में तो जरूरी करना है, जैसे हम लोग हैव नॉट लेफ्ट मार्क्स एट ऑल, अभी तक वैक्सीनेशन आए हैं तो नया वाला लेना पड़ेगा, बूस्टर डोज भी ले लीजिए, एंड स्लाइट सिम्टम्स प्लीज आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को, अभी वो बहुत ही जरूरी है। हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं बुखार है, जुकाम है, आप अपने आप आइसोलेट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद आप मेडिकल फर्टिलिटी से मिलते रहिए। घबराने का जरूरत नहीं है, हमारे पास इम्यूनिटी है, वैक्सीन है, बट केसेस बढ़ना नहीं चाहिए, वो भी ध्यान देना है। केसेस बढ़ने नहीं चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये। लेकिन डॉक्टर राहुल जी, जिस तरह से केसेस अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो देखते ही देखते मामले काफी ज्यादा हो गए हैं, और जो ताजा आंकड़े मेरे सामने मौजूद हैं, तकरीबन 23,000 से ज्यादा केस इस वक्त देश में। हालांकि पहले के मुकाबले इनकी संख्या महज कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि जब नई लहर आती है तो लोगों में पुराने वो अनुभव जो हैं, बेहद कड़वे अनुभव जो हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लग जाते हैं। उनको देखते हुए लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं, और ऐसे में लोग जांच नहीं कराते हैं, जो कहीं ना कहीं आगे जाकर और भी ज्यादा केसेस बढ़ते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप प्रेसिडेंट देखिए, डेल्टा वेव के बाद तीसरी वेव आई, चौथी वेव आई, पांचवी वेव आई, जिसने हमारा देश का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो ओमिक्रॉन हो, वो ओमिक्रॉन का वेरिएंट हो, या अब का बात हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोविड आता जाता रहेगा, ये नंबर्स बढ़ते घटते रहेंगे। जितना हम टेस्ट कराएंगे, हो सकता है अभी आप हम दोनों में से अनीता जी को और मुझे कर लीजिए, थोड़ा सा स्नीजिंग हो रही है तो कोविड पॉजिटिव होगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात यह है, सिम्टम्स है, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप वैक्सीनेटेड हैं और आपको बूस्टर डोज भी लगी हुई है, और आपके पास स्वदेश की वैक्सीन है जो कि होल वायरॉन वैक्सीन थी। कोवैक्सीन जो थी होल वायरॉन थी, कोविशील्ड भी एक अच्छी वैक्सीन थी जिसने हमारे को प्रोटेक्शन